तो लोकेशन लोकेशन डिसीजन जो है वो कौन से ऑपरेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि जब भी एक बिजनेस क्या ढूंढने निकलता है लोकेशन। जैसे यूजर भी अभी 2 साल पहले जब सोच रहा था कि यार यूजर लॉन्च करेंगे, तो अब उससे पहले कोई लोकेशन डिसीजन इन्वॉल्व हो। अच्छा, 2 तरह के फैसले होते हैं। एक फैसला होता है जिसको कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनल डिसीजन, और एक होता है जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन। एक होता है ऑपरेशनल डिसीजन और सेकंड होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ऑपरेशनल डिसीजन वो होते हैं कि जो हमारे डे टू डे रोजमर्रा के डिसीजन होते हैं। जैसे ये वाली बिजनेस की A2 की क्लास होनी है, इस रूम में 104 में करानी है या 103 में करानी है, ये वो फैसला है जो कि एक ऑपरेशनल डिसीजन है, जो डे टू डे डिसीजन है। ये वाला हैंड आउट कराना है तो उसकी कॉपीज जो है वो 50 कॉपीज करानी है या 100 कॉपीज करानी है, ये एक ऑपरेशनल डिसीजन। एक नया कोर्स लॉन्च करना है तो उसमें पोस्ट हमें रेड कलर का बनाना है या व्हाइट कलर का बनाना है, ये ऑपरेशनल डिसीजन। समझे? कुछ डिसीजन होते हैं जो आपके डे टू डे डिसीजन होते हैं, वो डिसीजन रिवर्सिबल भी होते हैं, और अगर गलत हो जाए ना तो उनका इम्पैक्ट होता है नेगेटिव, लेकिन बहुत सिवियर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। वो फैसले जो कि रिवर्सिबल डिसीजन होते हैं, या वो फैसले जो कि शायद मेरी बिजनेस की कोई ओवरऑल सक्सेस पे हिट नहीं कर देते, हाँ दे शुड बी डन राइट, बट इफ डन रॉन्ग देन इट्स नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, ऐसे डिसीजंस को हम कहते हैं ऑपरेशनल डिसीजंस। लेकिन वो डिसीजन जो शायद, अगर मैंने जैसे यूजर की लोकेशन का डिसीजन वाज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसीजन, अगर वो डिसीजन गलत हो जाता, अगर यहाँ पे सिक्योरिटी के मसले होते या रेंटल अफोर्ड से बाहर होते, या अगर क्लासरूम इतनी अच्छी नहीं बनी हुई होती, सर्विस क्वालिटी में अगर फर्क होता, तो फिर वो आपके बिजनेस की पूरी सक्सेस को हिट करता, और फिर वो रिवर्सेबल भी नहीं होती। पूरी बिल्डिंग इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा दी, तो उसको ऐसा भी नहीं कर सकते कि बार बार आप रिवर्स करके फिर बिल्डिंग गिरवा दो, फिर क्योंकि उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत बुरा, और फिर सक्सेस के ऊपर भी बहुत सिवियरली डैमेजिंग इफेक्ट। वो डिसीजन जो शायद एक मेरी बिजनेस की पूरी फाउंडेशन को हिलाने की कैपेसिटी रखते हैं, उन डिसीजन को कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन। एंड लोकेशन डिसीजन एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन डिसाइड करना इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन टेक। समझा? ये वर्ड्स समझ आने चाहिए। और लोकेशन डिसाइड करते हुए एक बिजनेस कितनी तरह की बातें सोचता है, तो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स क्या होते थे? वो बातें जो शायद एक बिजनेस फाइनेंशियली या न्यूमेरिकली मेजर कर सकता है, और क्वालिटेटिव फैक्टर्स वो बातें होती हैं जो कि हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स क्वांटिटी बेस्ड होते हैं, जैसे कि रेंट होता है जगह का, उस जगह की जो साइट की कॉस्ट होती है, उस जगह पे जो टैक्सेस मुझे पे करने होते हैं, वहां पे एम्प्लॉइज इलाके में किस कॉस्ट पे मिलते हैं, वो सारे फैक्टर्स जो नंबर टर्म्स में मेजर करते हैं उनको कहते हैं क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। एंड वो बातें जो पार्किंग है या नहीं है, सिक्योरिटी है या नहीं है, फर्दर अगर एक्सपैंड करना होगा तो वो एक्सपेंशन आगे पीछे कोई जगह अवेलेबल है या नहीं है, वो बातें जो नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते उनको कहते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स। ठीक है? जैसे कभी कॉलेज सीडर की एग्जांपल देता हूँ, समझ आएगा। 2 साल पहले सीडर जो है ना क्लिफ्टन कैंपस, क्लिफ्टन को ऑपरेट करता था, और फिर उन्होंने देखा क्या, क्लिफ्टन कैंपस जो है ना, वर्ड्स आप समझ आएंगे, ये नहीं समझ आ रहे, क्लिफ्टन जो है ना वो इतना ज्यादा रश हो गया था कि फिर वो कैपेसिटी शॉर्टेज पे आ गया। और कैपेसिटी शॉर्टेज पे आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि नई लोकेशन पे जाना है, और नई लोकेशन ढूंढने निकले तो कौन सा डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो गया होगा? सबसे पहले ऑपरेशन, सबसे पहले एक्टिव हो गया था ऑपरेशन डिपार्टमेंट, और फिर लोकेशन ढूंढना शुरू करी। और फिर सबसे पहली मीटिंग करी थी फाइनेंस के साथ। फाइनेंस वालों के साथ बैठ के हमने ये उन्होंने बात करना शुरू की थी कि यार हम ये जो लोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो लोकेशन चेंज करने के बाद हमें कितने पैसे उसमें चाहिए होंगे। फिर उन्होंने एक जगह देखी, शायद उन्होंने फेज 8 में न्यूप्लेक्स के बिल्कुल सामने जाकर उन्होंने नई जगह ली। और वो सिर्फ बता एग्जाम्पल देने का मकसद ये कि जो पहले इनकी क्लिफ्टन कैंपस की कैपेसिटी थी, टीएचए जाने के बाद उनकी कैपेसिटी 2.5 टाइम्स हायर देन द प्रीवियस कैपेसिटी। यानी कि पहले 3,000 बच्चे बिठाने की जगह थी, अब 8,000 बच्चे बिठाने की जगह। यानी कि इतने बड़े कैंपस पे जब जा रहे थे, तो इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है? उसका रेंट पता नहीं 3-4 गुना ज्यादा था। कैपेसिटी 2.5 टाइम ज्यादा थी, लेकिन रेंट 4 गुना ज्यादा। रेंट 4 गुना ज्यादा सिर्फ एक्सेप्ट करना कि मंथली रेंट आपका 10 रुपए नहीं होगा, 40 रुपए होगा, जितना भी लाखों में खाइए वहां। लेकिन इतना बड़ा फिक्स्ड कॉस्ट लेके चलना कोई बड़ा डिसीजन था, बड़ा डिसीजन था। और सबसे पहले फिर कौन सा डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाता है? फाइनेंस ऑपरेशंस होता है, फिर ऑपरेशंस के साथ इसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है फाइनेंस के साथ बैठे, पूरी वर्किंग कैपिटल के ऊपर अपडेटेड वर्किंग्स करी। फिर देखा कि यार अगर हम इतना एडवांस रेंट देंगे कहीं नई जगह पे जाके, तो उसका 10-11 महीने का रेंट इतना बड़ा अमाउंट बनता है, तो वो अमाउंट आप कहाँ से निकालोगे इनिशियली? फिर उसके बाद वहां पे इतना बड़ा कैंपस है कि फिर वहां पे फिर सिक्योरिटी गार्ड्स भी आपको ज्यादा चाहिए।
डोमेस्टिक स्टाफ भी आपको ज्यादा चाहिए, फिर वहां पे एडमिन के लोग भी, मूवमेंट ज्यादा होगी लोगों के आसपास, तो फिर वो भी लोग ज्यादा चाहिए। यानी कि उसमें फिर फाइनेंस और ऑपरेशंस की मीटिंग हुई थी कि यार उसको एग्जीक्यूट कैसे करना, क्योंकि एग्जीक्यूट और इनिशियल वो बिजनेस भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स में आ गया था शुरू का एक साल। यानी कि इतना स्टेब्लिश बिजनेस होने के बाद भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स उन्होंने भी फेस करने पड़े थे, क्योंकि फाइनेंशियली उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा। और अगर वो डिसीजन सही से एग्जीक्यूट ना होता तो क्या पूरे सीरियल की सक्सेस के ऊपर बात जाती, क्योंकि पूरी फाउंडेशन ही हिल जाती ना, सारा पैसा उसमें डुबा देते या इतने। अब पहला साल उनके पास एक्स शॉर्टेज कैपेसिटी से उठ के एक्सेस कैपेसिटी पे आ गए। पहले 3,000 बच्चों की जगह थी, फिर 8,000 की थी, पहले फुल हो गया था। उसके बाद फिर जब शिफ्ट हुए तो उसके बाद जगह एक्स्ट्रा बच गई। अब एक्सेस कैपेसिटी वाला कैंपस चलाना itself is again an expensive exercise, not an easy job। यूटिलिटी कॉस्ट आपकी बढ़ गई, फिर फर्नीचर जितना और ज्यादा फर्नीचर चाहिए इतनी बड़ी जगह में। खाली खाली कमरे पे रख नहीं सकते, तो खाली बंद करके रखने कमरे, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर फर्नीचर उसके अंदर आपने डाला, फिर उसमें और लोग आए, फिर उसमें कस्टमर्स, फिर मार्केटिंग वालों के साथ भी मीटिंग हुई। मार्केटिंग के साथ मीटिंग हुई, स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, कन्वेंस का क्या इम्पैक्ट होगा, पोस्ट बनाने होंगे, वीडियोस बनानी होंगी, लोगों को थोड़ा शो ऑफ करना होगा, फिर उसमें भी मार्केटिंग की कॉस्ट भी। ऐसा भी नहीं कर सकते कि शिफ्ट हो जाए लोगों को ना बताएं, उसकी भी कॉस्ट मुझे ऐड करनी है साथ में। समझ आए? सर्विस क्वालिटी में डिफरेंस क्या आएगा, क्लासरूम का एम्बियंस वही वाला होगा या चेंज हो जाएगा एनवायरनमेंट, ये सारी बातें मार्केटिंग के साथ फिर डिस्कशन होगा। फिर एचआर के साथ कोई डिस्कशन होगा कि हायरिंग उसमें फिर होगी, नए लोग चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट उनमें कितने लोगों के नए बने होंगे, कितनों के चेंज हुए होंगे। समझे? कितने स्टाफ ने बोला कि नहीं यार ये तो बहुत दूर है घर से, पेट्रोल में इतना महंगा पड़ेगा, मैं तो नहीं आ रहा हूँ, फिर उन्होंने रिजाइन करके छोड़ दिया। तो फिर उनकी जगह पर नया स्टाफ रिप्लेस करना पड़ा, फिर उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ी। यानी कि एक डिसीजन आप लेने गए थे और उस एक डिसीजन के चक्कर में फिर इतने सारे डिसीजन कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे फैसलों को अच्छे वर्ड में कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन। क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक। यानी कि रूम चेंज करना इसके सामने कितना छोटा फैसला है। यानी कि एक लोकेशन डिसीजन अगर गलत हो जाए, इसको प्रैक्टिकली कहते हैं, इफ द स्ट्रेटेजिक डिसीजन गोज रॉन्ग then ultimately the overall success of the business can be affected, and they're not reversible। they can affect your financial status, your marketing status, your human resource status, and your operational status। make sense? और सिस्टम में ट्रू और फॉल्स भी जाना चाहिए। ट्रू फॉल्स एग्जाम में क्या आता है हमारे पास? नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं आता, लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं कि ये डिस्कशन सामने आ जाए, और ये रीड करते हुए जो वर्ड्स होते हैं बिजनेस टर्मिनोलॉजी, वो बिजनेस टर्मिनोलॉजी मेरी वोकैबुलरी अपडेट ऑब्जेक्टिवली। ठीक है? ऑप्टिमल लोकेशन इज लीस्ट कॉस्टली लोकेशन। ट्रू फॉल्स? फॉल्स। लीस्ट कॉस्टली नहीं होता है, ऑप्टिमल होता है द बेस्ट मिक्स ऑफ प्लसेस एंड माइनसेस। यानी कि हो सकता है कि मुझे अगर गारमेंट्स की शॉप खोलनी है, तो एक ऑप्शन ये है कि मैं गवर्नमेंट मॉल तारिक रोड पे जाके खोलूँ, उस पे जाके। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं हाईवे के पास जाके कोई एक नई मार्केट बन रही है, नया मॉल बन रहा है वहां पे जाके उस मॉल में जाके शॉप खोलूँ। अब वो मॉल भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर मैं डॉल्फिन मॉल तारिक रोड में जाके शॉप खोलता हूँ तो मुझे रेंट ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन फिर शायद सप्लायर्स आसपास मिल जाएंगे, एम्प्लॉइज लेकिन फिर महंगे मिलेंगे, कस्टमर्स का एक्सेस बहुत अच्छा होगा, रोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलेगा। वहां पे जाऊंगा तो रेंट कम मिल जाएगा, एम्प्लॉइज सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन फिर कस्टमर्स का एक्सेस बहुत दूर है, वहाँ का इनकम ब्रैकेट बहुत चेंज है, तो वहाँ पे सेल्स का पोटेंशियल अलग होगा। यानी कि एवरी लोकेशन विल हैव सम प्लसेस एंड सम माइनसेस, और मुझे बेस्ट मिक्स ऑफ प्लसेस एंड माइनसेस बनाना होता है जो मेरी सिचुएशन के हिसाब से सही। अगर मेरे बिजनेस की सिचुएशन में ये है कि फाइनेंशियल एपेटाइट वीक है, तो फिर शायद मैं तारिक रोड वाली शॉप पे ना जाऊं, क्योंकि फिलहाल मेरे पास इतने फाइनेंशियली मुझे फिर कॉम्प्रोमाइज करके वहां से जाना। लेकिन अगर बिजनेस की पोजीशन स्ट्रांग होगी फाइनेंशियली, तो वो बोलेगा नहीं भले थोड़ा महंगा होगा लेकिन कस्टमर्स का एक्सेस अच्छा है, यहाँ पे आ जाए। द बेस्ट मिक्स ऑफ प्लसेस एंड माइनसेस इज नोन एज विच लोकेशन। पूछना कोई सवाल हो, सोचना ज्यादा है आपको। Location decisions can be taken by anyone as long as they are part of organization। और ऐसा नहीं हो सकता, वो they are generally mainly taken by the senior most management। yes, एक word होता है that the location decisions are generally not delegated or not decentralized, they are kept on the central level or the senior level। क्योंकि ये फैसला गलत फैसला फिर हो सकता है कि मैं अपने एम्प्लॉइज को क्वालिटी सर्कल्स के अंदर इन्वॉल्व करूं, जिसको कहते हैं काइजन मीटिंग्स में इन्वॉल्व करूं, ताकि मैं उनके आइडियाज और ओपिनियंस भी ले लूं, ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं शायद डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में पावर नहीं कर सकता। वर्ड्स आई थिंक आपको समझ आ रहे हैं।
quantitative factors can be measured in financial or numerical terms. Business should not focus on ethical factors when making location decisions. Wow, it's ethical factors to examine. कोई एथिक्स अगेंस्ट बात करे तो पढ़ जाना नहीं भाई, एथिक्स अगेंस्ट कुछ भी नहीं होता। सबसे अच्छा इंसान एग्जाम में कोई भी नहीं, हमेशा लोकेशन के वक्त भी कोई एथिकल फैक्टर्स आते हैं बीच में। एथिक्स तो हर डिपार्टमेंट में आता है वैसे तो। एथिक्स कैन बी इन एचआर, एथिक्स कैन बी इन मार्केटिंग, एथिक्स कैन बी इन ऑपरेशंस एंड एथिक्स कैन बी इन फाइनेंस। एथिक्स होता है द मोरल, अखलाकियात की जो वैल्यूज होती है। ह्यूमन रिसोर्स में अगर मैं एथिकल होना चाहता हूँ तो फिर मैं अपने एम्प्लॉइज को किसी भी अनफेयर ग्राउंड्स पे उसके रिलीजन या जेंडर या उसके कलर उस पर मैं कभी डिस्क्रिमिनेट ना करूं। मैं अपने एम्प्लॉइज को सेफ एंड साउंड वर्किंग कंडीशंस दूं। जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट मुझसे अग्री करवाया है वही कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी काम फिर उससे एक्चुअल में दूं। दैट इज बीइंग एथिकल इन एचआर। इस तरह बीइंग एथिकल इन मार्केटिंग वुड बी कस्टमर से झूठ नहीं बोलते, गलत कमिटमेंट नहीं करते। एडवर्टाइजमेंट में जो चीज मैं कम्युनिकेट करता हूँ वही चीज फिर मैं डिलीवर भी करता हूँ। ये दैट्स बीइंग एथिकल इन मार्केटिंग। अगर किसी को मैंने वारंटी कार्ड दिया है और वो फिर वारंटी क्लेम करने आता है तो मेरा फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर मैं उस कमिटमेंट को पूरा करूँ। दैट्स बीइंग एथिकल इन मार्केटिंग। इस तरह बीइंग एथिकल इन फाइनेंस। एथिकल इन फाइनेंस क्या होगा? जो मेरे अकाउंट्स हैं मैं उन अकाउंट्स के जो भी नंबर्स मैं बना रहा हूँ वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने जो शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स हैं उन तक वो नंबर्स पहुंचाऊं उनको। मैं ये नहीं कोई वेग स्टेटमेंट देके या मे बी ब्लरी करके या विंडो ड्रेसिंग करके, यस नहीं पढ़ा भी पढ़ेंगे तो विंडो ड्रेसिंग इसके आप नंबर्स के साथ कुछ हेर फेर करके उसको खुश करने के लिए नंबर्स नहीं दिखा रहे हो, आप उनको बिल्कुल ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट पिक्चर दिखाते हो। ये जरूरी है। दैट इज बीइंग एथिकल इन। जैसे ब्रिटिश पेट्रोलियम एक कंपनी है, ब्रिटिश ब्रिटिश दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, अभी भी है लेकिन अब वो बहुत ही मस्त मसले में। एक 5 दिन कितने साल पहले उनके ऊपर एक केस हुआ था कि उनका ना ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सी होती है, शिपमेंट्स होती हैं, बहुत हैवी शिपमेंट्स होती हैं और उसमें से एक शिपमेंट के अंदर कुछ लीकेज हुआ था। पता नहीं कितनी बुरी स्पिलेज हुई थी समुद्र के अंदर, मेन सी के बीच में। और फिर उस स्पिलेज की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी के ऊपर पता नहीं कितने मिलियन डॉलर की पेनल्टी लगाई थी। बस अब केस चल रहा था, मतलब केस हो गया था कि अब इस कंपनी का करना क्या है। और जब केस शुरू हुआ तो केस शुरू होने से लेकर अभी खत्म नहीं हुआ था लेकिन ईयर एंड आ गया, यानी कि दिसंबर आ गया था और वो भी केस चल रहा था, ऑन गोइंग केस था। अब ये डिसाइड हो सकता था कि नहीं माफ कर दिया और ये भी हो सकता था कि इसके ऊपर पेनल्टी लगी। अब दिसंबर एंड पे अगर मैं अपने अकाउंट्स बना रहा हूँ ब्रिटिश पेट्रोलियम में बैठ के तो डायरेक्टर के पास दो ऑप्शन। एक ऑप्शन ये था कि छुपा लो अभी तो केस फाइनल तो नहीं हुआ, क्योंकि लीगली आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज अंटिल वो पास्ट ना हो। फ्यूचर थोड़ी बताना होता है, पास्ट बताना होता है। तो पास्ट में तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तो अगर वहां पे डायरेक्टर्स आते ना लीगली दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दिस केस नाउ, बट एथिकली दे शुड, क्योंकि इन्वेस्टर का डिसीजन ही डिफरेंट हो जाएगा अगर वो देखेगा कि इतनी पेनल्टी लगता है। लेकिन फिर भी दे डिसाइडेड टू एथिकली डिस्क्लोज दैट। एग्जाम इस तरह की सिचुएशन आती है कि अब क्या करना चाहिए बताओ, डिस्क्लोज करें डिस्क्लोज ना करें। तो हमें वहां पे हमेशा क्या कहते हैं कि आप डिस्क्लोज करो, क्योंकि इन्वेस्टर की इंफॉर्मेशन ये दिस इज बीइंग एथिकल ऑन माय पार्ट अगर मैं वो इन्फॉर्मेशन अपने इन्वेस्टर्स तक पहुंचाता हूँ। समझ आए? इसी तरह एथिक्स कैन बी इन ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या होगा कि अगर मैं कोई लोकेशन डिसाइड कर रहा हूँ तो वो लोकेशन ऐसी जगह पे डिसाइड करूँ कि वहां जाने की वजह से मेरा नेबरहुड अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया है वो परेशान ना हो। पोल्यूशन लेवल्स अगर हैं तो पोल्यूशन लेवल्स कम से कम हो। अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज किसी तरह यूज कर रहा हूँ तो उसका इस्तेमाल मैं कम से कम करूँ। जिस हद तक हो सके रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जाऊँ, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ना जाऊँ, सोलर पावर्ड हो जाऊँ। कुछ ऐसा करूँ कि मैं अपने एनवायरनमेंट और अपने नेचर का ख्याल करूँ। दैट इज बीइंग एथिकल इन ऑपरेशंस। समझ आए? और एग्जाम में अगर एथिक्स के ऊपर बात होती है तो हमें दोनों साइड आनी चाहिए, डाउन्स भी पता होने चाहिए, प्रॉब्लम्स कैसी, कॉस्ट ज्यादा होती है, प्राइसेस प्रेस बिजनेसेस ज्यादा चार्ज करनी पड़ती है तो मार्केट में शायद आपकी कंपेटिटिव पोजीशन खराब होती है। लेकिन लेकिन एट द एंड कंक्लूजन हमेशा हम एथिक्स के फेवर में ही हैं। सही? और हमेशा बस ये स्टेटमेंट याद कर दो कि शॉर्ट टर्म में शायद आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी बट इन द लॉन्गर रन वो आपको बेनिफिट्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। समझ आए? पूछना क्वेश्चन नंबर 5। Taxation is a qualitative factor considered when making location decision. True or false? False. It's not a qualitative, it's a quantitative factor. Government tax benefits देती
जैसे चाइना की, इंडिया की बहुत ज्यादा स्टार्ट हुई है। चाइना की गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दिया हुआ है बहुत सारे बिजनेस को, कि अगर आप आते हो हमारी कंपनी में, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट लेके, तो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप लेट्स से कोई लैंड लेते हो या कोई रेंट पे जमीन लेते हो, और उसके ऊपर जितनी भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो, जो आपकी मशीन्स इन्वेस्ट होंगी, जो आपका रेंटल जाएगा, जो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट होगी, वो सारे खर्चों के अंदर जितनी भी टोटल कॉस्ट आएगी उसका 50% गवर्नमेंट दे देगा, 50% आप अफोर्ड कर सकते। और अगले 3-4 साल, पता नहीं वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, मैं देखा था, 3 साल 4 साल तक फिर उसका जो टैक्स है वो भी माफ है, टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे कहते हैं इसको, यानी कि आप अगले 3 साल तक टैक्स भी नहीं दो, और कॉस्ट भी आपकी आधी डिवाइड। तो क्या ये बिजनेस के लिए अट्रैक्टिव जगह है? वो वहीं बहुत सारे बिजनेस पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे ये वाली कॉस्ट भी शेयर हो जाएगी। फिर बाद में एम्प्लॉयमेंट का भी मसला नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो लेबर खुद ही वहां पे सस्ता है, लेबर सस्ता है तो वहां पे। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट के लिए क्या ये हिट है? फाइनेंशियल हिट है। शॉर्ट टर्म पैसे तो जेब से लगते होंगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे वो इतना कमा लेते हैं या उससे इतना मल्टीप्लायर बेनिफिट ले लेते हैं कि अल्टीमेटली फिर कंट्री को तो फायदा ही होता है। तेरा इंडिया की गवर्नमेंट ने भी ऑफर करना शुरू किया, और फिर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी, इंडिया की गवर्नमेंट ने भी देखा कि वो सारे एप्पल वहां पे चला गया, ऑडी वहां पे चला गया, वो इसीलिए क्योंकि वहां की गवर्नमेंट भी अब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज ऑफर। और ये एग्जाम में इस तरह स्टोरी फॉर्म नहीं सुनाएगा, इसलिए आपको कहानी सुना रहा हूँ। A location is considered to be attractive for the business if it has good supply of skilled and unskilled employees at reasonable wages. True, false? True. Skilled employees ज़्यादा जरूरी होते हैं, unskilled? Combination of the two. Availability of reliable infrastructure such as good road network, internet connection, power and water supply is not a very important factor to consider when making a location decision. True, false? False. ऐसा तो लिखा। और एक और बात कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक होता है एक्सेसिबिलिटी, एक होता है कि सप्लायर्स करीब हों, जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनकी सिग्निफिकेंस बिजनेस टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज हो जाती है। जैसे अगर मैं एग्जाम में, अगर मेरे पास हॉस्पिटल के बारे में कुछ सवाल आ रहा है, केस स्टडी चल रही है कि हॉस्पिटल है हमारा, और अब हॉस्पिटल के लिए शायद हम अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लायर के बारे में लिख रहे हैं कि सप्लायर करीब होना चाहिए, तो वो फिर हॉस्पिटल की सिचुएशन में सप्लायर वाला पॉइंट ठीक है लिख सकते थे, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि मैं कस्टमर्स का एक्सेस वाली बातें करूं, क्योंकि हॉस्पिटल में कस्टमर का एक्सेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन सप्लायर्स का एक्सेस। समझे? लेकिन अगर स्किल्ड एम्प्लॉइज का एक्सेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट सप्लायर्स का एक्सेस। समझे? लेकिन अगर फैक्ट्री के ऊपर केस आया हुआ है और कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम चला रहे हैं, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसमें फिर शायद सप्लायर्स के एक्सेस का पॉइंट को ज्यादा वेटेज दूंगा, क्योंकि फिर इंडस्ट्री चेंज होगी। पॉइंट ये कि हमें पॉइंट्स बहुत सारे पता हो सकते हैं, बट किस पॉइंट की वेटेज किस सिचुएशन में ज्यादा है, ये सोचना एग्जाम में हमारा काम है। एथिकल फैक्टर्स तो फिर हर सिचुएशन में इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जैसे अगर हॉस्पिटल है तो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबल होना, इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रॉपर होना, पावर सप्लाई प्रॉपर, पानी की सप्लाई, ये तो 100% आपको बिल्कुल सही चाहिए, उसमें कोई मार्जिन बर्दाश्त ही नहीं होगा। समझ आ गया ना? पता चला आईसीयू के अंदर कुछ हो रहा है, बोला ही नहीं, ऐसे मसले होंगे फिर निकल नहीं चल सकता। आई नीड टू मेक श्योर कि फिर जिस तरह के भी प्रॉब्लम हो तो मैं प्रॉपर मैनेज कर दूं। सही ना? नेक्स्ट, government grants is a qualitative factor that determines location and relocation decision. True, false? Now, government grants is a qualitative factor. True or false? False. It's not a qualitative factor. It is a quantitative factor. समझ आ रहा है? Annual profit forecasts are of limited use in location decision. क्या मैं प्रॉफिट फोरकास्ट देखूंगा जब मैं लोकेशन डिसाइड कर रहा हूँ? तारिक रोड पे गारमेंट्स की शॉप पे क्या फोरकास्ट प्रॉफिट होगा, और हाईवे पे गुलबर्ग मॉल के अंदर क्या फोरकास्टेड प्रॉफिट होगा? क्या ये सोचना चाहिए? सोचना चाहिए डेफिनेटली। 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं दोनों की फोरकास्ट को सामने रखूंगा ना डिसाइड करने से पहले। ट्रू फॉल्स? वैसे जब भी एग्जाम में कहीं फोरकास्ट लिखा हुआ है ना, तो ये बात याद रखना कि बस फोरकास्ट के साथ आप एंड में हमेशा लिख देना that these are just the forecast and cannot be completely relied upon, यानी कि कभी भी हम 100% फोरकास्ट पे रिलाई
ये बात 1 मार्क आप घर से पढ़ के जाना, कहीं भी फोरकास्ट के बारे में आएगा एग्जाम में कहीं ना कहीं एक आध दफा आता है, उसके आंसर के कंक्लूजन में आप क्या लिख दोगे, दीज आर द forecasts and cannot be completely relied upon. Ethical considerations hold very less importance in decisions related to location and relocation. True or false? False. क्योंकि ethical consideration holds a very high importance. क्या ethical factors और legal factors same होते हैं? या legal और ethics same बात है? Legal is कानून, ethics is your own values. अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को लीगल मिनिमम वेज दी है तो क्या ये लीगल है या एथिकल है? लीगल है, किसी पे एहसान नहीं किया मैंने, मैं एहसान जता रहा हूँ उसके बाद मैं लीगल मिनिमम वेज दे रहा हूँ, काम से करो, इससे मैं बोल रहा हूँ तो ये एथिकल, ये तो ये अनएथिकल बात कर दिया सब, क्योंकि लीगल कानून फॉलो करना इज वन थिंग एंड खुद वॉलंटरी को एक्स्ट्रा एफर्ट करना इज अनदर थिंग। सही है, तो फिर क्या करूँ, एथिकल होने के लिए 50,000 रुपये सैलरी, क्या ये एथिकल है, ये स्टूपिडिटी है? एथिकल हो सकता है अगर उसकी वर्थ 50,000 की और उसकी वैल्यू मुझे लग रहा हो इतनी वैल्यूएट हो रही है तो फिर मैं 50,000 रुपये दूंगा। तो भी एथिकल ये होता है कि भाई उस बंदे को फिर मैं मिसट्रीट ना करूँ, मैं उसको डिस्क्रिमिनेट ना करूँ, मैं उसको अनफेयरली ना निकालूं। हाँ, हार्ड है सॉल्व ना। नंबर 4, convenience for customers is one of the major benefits of multi-site locations. Multi-site क्या होता है? एक जगह से ज्यादा ब्रांचेस अगर मेरी चल रही होती है उसको कहते हैं मल्टी साइट लोकेशंस। उसके लिए क्या कस्टमर का कोई बेनिफिट होता है? हर इलाके में आपको फिर वो चीज शायद मिल जाती है। मैकडॉनल्ड्स की सेल्स अफेक्ट हुई है अभी? गुड यार, हम कुछ सोसाइटी के तौर पर कर रहे हैं, खुशी भी देख रहे हो। सही है। 2, क्या किया है मैकडॉनल्ड्स ने इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए इस प्रेशर को? डोनेशन किया है ईटी फाउंडेशन, 1 करोड़ रुपए ईटी फाउंडेशन को दिया उन्होंने भी, और वो अच्छा सा इंस्टाग्राम पोस्ट बनाया जो सबने मीम के तौर पे शेयर किया है, जो चीज करेंगे ऐसी ना। लेकिन उसने फिर 1 करोड़ रुपए ईटी फाउंडेशन को दिया और फिर उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट लिख के दिया कि वी आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस, हम किसी भी तरह की कॉज सपोर्ट नहीं करते हैं। क्लियरली उन्होंने बोला कि हम इसलिए कि इस हरकत के अगेंस्ट, लेकिन ऐसा रॉयल्टी तो खैर देनी पड़ेगी, एट द एंड ऑफ द डे जाएंगे कम। इम्तियाज सुपर मार्केट है, आई थिंक वो फिर सारे जो प्रोडक्ट्स भी थे स्ट्राइकी प्रोडक्ट्स वो सब फिर आउट ऑफ स्टॉक कर दिए, वो निकाल दिए। अब जो दिस गुड है, ठीक है। तो क्या बनने की अच्छी बात पॉजिटिव हो रही है, रहने दिया। नंबर 5, it will be very easy to manage it will be very easy to manage different outlets if a business operates with multi-site locations. क्योंकि it's not easy, it will be difficult अगर एक से ज्यादा मेरी ब्रांचेस चल रही है तो, लेकिन अगर 2-3 आउटलेट्स चल रही होंगी तो क्या उनको मैनेज करना मुश्किल काम है? उसमें मुझे इन्वेंट्री मैनेज करना होगी, वहाँ के लोग मैनेज करना होंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो इट्स नॉट इजी टू मैनेज डिफरेंट ब्रांचेस। और नंबर नेक्स्ट, ये वाला कर लिया तुम लोग? नंबर 1 इसके बारे में बात करने लगे, ऑफशोरिंग। क्या ऑफशोरिंग और आउटसोर्सिंग सेम होता है? ऑफशोरिंग होता है कि जब मैं अपना बिजनेस या अपने बिजनेस का कोई एक आध ऑपरेशन उठा के किसी दूसरे मुल्क में लेके चला जाता हूँ, शायद उस कंट्री के अंदर मुझे कोई एम्प्लॉय सस्ते मिल रहे होते हैं या टैक्स बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे होते हैं, या फिर मुझे शायद कोई ऐसे नेचुरल रिसोर्स का फायदा हो रहा होता है जो शायद मेरे अपने होम कंट्री में अवेलेबल नहीं है। जैसे बहुत सारे बिजनेस कतर में चले जाते हैं जिनको गैस के ऊपर कुछ काम करना होता है ज्यादा, या पाकिस्तान के अंदर ये चाइनीज बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने अपना सारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो यहाँ गवादर के ऊपर उन्होंने ऑफ शोर कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि ये नेचुरल रिसोर्स जो हमारे पास है वो उनके चाइना में भी अवेलेबल नहीं है, तो वो नेचुरल रिसोर्स का फायदा उठाने के लिए भी आप ऑफ शोर करते हैं। सही है। Offshoring means relocation of a business process from one country to another. True, false? False.
बिजनेस प्रोसेस फ्रॉम वैसे पूरा बिजनेस भी कर सकते हैं, हो सकता है वहां पे चला जाऊं, फिर सेल हमें वहां पे भी होता है। Offshoring increases costs and limits access to global markets. Or it will not limit access, it will actually increase the access. जैसे वॉलमार्ट का नाम सुन, वॉलमार्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट सुपरमार्केट। वॉलमार्ट ने अपना कॉल सेंटर किसको ऑफशोर किया है, और उन्होंने उसको कहते हैं कि उन्होंने ऑफशोर करने के साथ साथ आउटसोर्स कर दिया है। समझे? आउटसोर्स इसलिए कि खुद आके कॉल सेंटर नहीं चला रहे, उसने किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप हमारा कॉल सेंटर चलाएं। अब दुनिया में कहीं भी कॉल, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है वॉलमार्ट से, जब वो कॉल करेगा तो वेल नाम बजेगी यहाँ पे पाकिस्तान में। समझे? फिर वो कॉल के अंदर भी उन्होंने प्रैक्टिकली अभी सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं, जैसे अगर लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं ज़ाहिर उर्दू में तो जब आप सुन सकते हैं, तो उसके अंदर फिर हमें अगर कोई भी लैंग्वेज होगी ना तो उसका फिर AI सॉफ्टवेयर भी बीच में आ गया। जैसे अगर मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ फोन पे, सामने अगर मुझे जर्मन के अंदर उसको सुनाना है तो वो AI के अंदर बस ट्रांसलेटर डालना है, इनपुट उर्दू में हो जाएगा, आउटपुट जर्मन में हो जाएगा, ये फिर AI को पहुंच जाएगा। तो वो भी लेबर कॉस्ट का भी फायदा और फिर लैंग्वेज बैरियर भी हटा देगा। उसको कहते हैं, ये भाई आपके कोर्स में ऐसे ही कह रहा है, टेक्नोलॉजी इन ऑपरेशंस। टेक्नोलॉजी कैन बी नेचर, टेक्नोलॉजी कैन बी ऑपरेशन। Trade barriers are taxes or tariffs on international movement of goods and services. True, false? Trade barriers are taxes or tariffs on international movement of goods and services. कितने ट्रेड बैरियर्स हमें पता है? 4। इंपोर्ट टैरिफ, इंपोर्ट कोटास, ड्यूटीज, एम्बार्गोस। इंपोर्ट टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट नहीं, टैरिफ और ड्यूटी सेम होता है। इंपोर्ट टैरिफ जो होता है ना, वो होता है टैक्स ऑन एवरी इंपोर्टेड प्रोडक्ट। कुछ भी मैं बाहर से मंगवा रहा हूँ उसको मुझे टैरिफ तो देना है, अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट ने बोला कि ये एग्जाम। ड्यूटी होता है जो एक्स्ट्रा टैक्स होता है टैरिफ के बाद, समझो गाड़ी के ऊपर टैरिफ भी लगता है और फिर उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी भी पे करना। परफ्यूम्स के ऊपर टैरिफ भी लगता है, फिर एक्स्ट्रा आपको ड्यूटी। वो इसलिए होता है कि बहुत कोई लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं या कोई ऐसे हार्मफुल या डेंजरस प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम कंट्री में रोकना चाहते हैं या डिस्करेज करना चाहते हैं, तो टैरिफ के बाद जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं उस एक्स्ट्रा टैक्स को क्या कहते हैं? इम्पोर्ट ड्यूटी। समझ आया? और इम्पोर्ट कोटा क्या होता है? कोटा कोटा होता है कि जहाँ पे मतलब फिजिकल लिमिट लगा देता हूँ कि आप इतने यूनिट से ज्यादा इम्पोर्ट आप इस मुल्क में नहीं कर सकते। और एम्बार्गो होता है कि जब मैं कंट्री के साथ कंप्लीटली बैन कर दूँ। और अगर एक कंट्री जो है ना ट्रेड बैरियर्स यूज करती है, जैसे पाकिस्तान जो ट्रेड बैरियर्स यूज करता है, तो उसको कहते हैं कि दे आर ऑपरेटिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। एंड अगर आप ट्रेड बैरियर्स यूरोप की तरह, यूरोपियन यूनियन की तरह, तो अगर आप ट्रेड बैरियर्स यूज नहीं करते तो उसको कहते हैं कि दिस कंट्री इज ऑपरेटिंग ऑन अ फ्री ट्रेड पॉलिसी, दे आर नॉट इम्प्लीमेंट द ट्रेड बैरियर्स। समझ आए? ट्रेड बैरियर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? दोनों साइड से भी। अगर ट्रेड बैरियर हो, प्रोटेक्शनिज्म नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जब प्रोटेक्शनिज्म होगा, ट्रेड बैरियर होंगे, तो अल्टीमेटली लोकल इंडस्ट्री बचेगी शायद, वरना फिर लोग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट शायद खरीदना स्टार्ट कर देंगे। सही है ना? समझ आ रहा है? लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे जर्मनी से गाड़ी आती है और हम उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, ड्यूटी लगाते हैं, तो फिर जर्मनी भी ऐसी तो चुप नहीं बैठेगा, वो भी रिटेलिएट करेगा। वो फिर अगर हम यहाँ से फ्रूट्स बेचने की कोशिश करेंगे या हमारा अपना कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे जर्मनी में, तो फिर वो भी उस पर क्या लगा देंगे। यानी कि अगर इम्पोर्ट रोकने की कोशिश करता हूँ तो शायद फिर आपके एक्सपोर्ट्स को भी हटा, तो अल्टीमेटली शायद नेट ऑफ हो जाता है। तो एक डिस्कशन ये शुरू होता है कि फिर क्या हमें बैरियर रखने चाहिए या बैरियर नहीं रखने। तो यूरोप ने तो क्या 36-37 कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड कर दिया कि हम जो है वो स्ट्रेट बैरियर का यूज, करेंसी भी उन्होंने कॉमन कर दी ताकि करेंसी की प्रॉब्लम से बाहर आ जाए, और फिर उन्होंने बैरियर भी हटा दी ताकि अब ये बैरियर का सीन भी वीजा फ्री भी हो गया हमारे से। So, ये एग्जाम में इस तरह की बड़ी बड़ी बातें आपको आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो आपको इंटरनेशनल बिजनेस की एग्जाम करेंगे। कोई भी जो बिजनेस आएगा वो ऐसा नहीं होगा कि छोटी सी दुकान चलाने के लिए बोल रहे, वो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो शायद 3-4-5 मुल्क में होगी, एक आउटलेट यूरोप के अंदर होगी, दूसरा एशिया के अंदर होगा, उसकी करेंसी कुछ होगी। तो हमें ये इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग चाहिए अगर हमें एग्जाम में भी बैठना है। समझे? पेपर 3 भी होता है पेपर, दोनों में से एक केस होता है जनरली वेरी लार्ज स्केल बिजनेस, और एक होता है जो मीडियम
स्मॉल स्केल के दोनों साइड्स पे आपको स्टैंड है। पहले होता था सिर्फ पेपर 3, तो वो या तो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल होता था या फिर लार्ज स्केल। अब पेपर 3 4 में वो दोनों टच साइड आते हैं, सही है। Government financial support to relocating business is one of the reasons for offshoring. True, false? True. समझ आ रहा है? जितना है। Number 5. Offshoring can help the business to cut down on their operational costs. What is that cost? Operational cost, not investments. Operational cost देखते हुए चलने की cost. ज्यादा ऑफशोर में करूंगा इसलिए जहाँ पे मुझे कॉस्ट वैसे ही डिपेंड करता है, उस पर डिबेट कर सकते हैं कि यार मतलब थोड़ी वहाँ कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन ज्यादातर मैं ऑफशोर इसलिए करूंगा ना क्योंकि मुझे कॉस्ट कम करनी है। अगर कॉस्ट बढ़ी रही होगी तो फिर शायद मैं ऑफशोर कंफ्यूज कर रहा हूँ या कस्टमर्स के लिए कर सकता हूँ, सही है। क्योंकि ऑफशोरिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ऑफशोरिंग का मतलब है मैं अपने मुल्क से फैक्ट्री बंद कर रहा हूँ, उसकी फैक्ट्री तो कंट्री में जाके मैं खोल रहा हूँ, डेफिनेटली कॉस्ट सेविंग्स होंगी, तभी ये फैसला है ना। Business may decide to offshore to enjoy communication problems. ये लग रहा है। Number 7, offshoring can give access to well qualified staff to the business. Offshoring leads to job losses in home country, which is not such a problem. और it is a problem अगर आप इसको सही से execute नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन एथिकल पर्सपेक्टिव से हमारा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मैसिव करके जा रहे हैं और फिर हमने उसका ख्याल नहीं रखा तो फिर हो सकता है प्राइवेट बेनिफिट आंसर डिस्कशन। लेकिन जैसे एप्पल, हाँ लेकिन अगर एप्पल ने जब कैलिफोर्निया से बंद किया था, चाइना लेकर गया था, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को 1 साल का नोटिस दिया था, पता है 1 साल का नोटिस। वैसे लीगली बात नहीं कर भाई, लीगली नोटिस पीरियड कितना देना होता है वैसे? लीगली 1 महीना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया 3 महीना। यानी कि मैं अपने एम्प्लॉय को बोलूँ ना आज के अगले महीने से नहीं आना, तो मैंने लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर। एप्पल ने नोटिस पीरियड दिया था 1 साल का, यानी कि 1 साल पहले ही बता दिया था अपने एम्प्लॉय को कि अगले साल हम चाइना जा रहे हैं, तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांध दें और कुछ स्टूडेंट अपना काम करें। और फिर उस 1 साल की पेमेंट्स भी करी थी, और अगले 1 साल तक एप्पल के एचआर डिपार्टमेंट ने अपने एम्प्लॉयज के लिए दूसरी जगह पे जॉब ढूंढ ढूंढ के उनकी प्लेसमेंट्स भी कराने की कोशिश की, ताकि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो कम से कम हो, ताकि फिर जब हम एग्जिट करें ना तो वो ये ना बोले कि एप्पल ऐसे छोड़ के भाग गया, इतने सारे लोग एथिकल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबली जो उनको रेपुटेशन मेंटेन करके जाना। लास्ट पेज पे स्केल का मतलब क्या होता है? स्केल ऑफ ऑपरेशन इज आइदर माय बिजनेस इज ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। और अगर एक बिजनेस लार्ज स्केल पे जाने की कोशिश करता है तो उसको कुछ ऐसे कॉस्ट बेनिफिट्स होते हैं जिन बेनिफिट्स की वजह से एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, और उन बेनिफिट्स की वजह से एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, उसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एंड हाउ मेनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल डू वी हैव? इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल वैसे एक्सटर्नल दिस इकोनॉमीज एक्सटर्नल दिस एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन केस इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कितनी होती है? 5। परचेजिंग, मैनेजरियल, मार्केटिंग, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल। यानी कि अगर मैं बड़े स्केल पे जाता हूँ तो कुछ बल्क परचेजिंग डिस्काउंट्स मिल सकते हैं जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट कम हो जाती है, नोन एज परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब मैं बड़े स्केल पे जाता हूँ तो आई माइट बी एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट स्टाफ एंड बेस्ट मैनेजर्स, known as managerial economies of scale. If I operate on larger scale, then I might be able to afford the best technology, जिसकी वजह से benefits मिलते हैं, known as technical economies of scale. If I operate on larger scale, then I might be able to attract investors and I can also encourage बैंक के आप मुझे लोन दें, उसको कहते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जब मैं बड़े स्केल पे जाता हूँ तो हो सकता है मुझे कुछ ऐसे मार्केटिंग बेनिफिट्स मिले जो शायद स्मॉल स्केल में मुझे नहीं मिल सकते, उनको कहते हैं मार्केटिंग इकोनॉमीज। वो सुनना बहुत केयरफुली आप। जैसे अभी पेप्सी ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वही करता है, लेकिन वर्ल्ड कप में भी स्पॉन्सर करा, उसके एक्स्ट्रा भी पे करते हैं लोग। अभी पेप्सी ने जो स्पॉन्सर किया
तो फिर ये जो कॉस्ट होगी क्या वो एक्सपेंसेस में बुक करता होगा, स्पॉन्सरशिप बिल जाता होंगे, कॉस्ट जाती होगी पाकिस्तान पे, और वो कॉस्ट उन्होंने जब अपनी नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड किया होगा, तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करने के बाद उनको पता भी नहीं चला होगा क्योंकि प्रोडक्शन इतनी बड़ी। अगर पाकोला इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर रहा, कर सकता है? कर तो सकता है, पैसे हैं उनके पास काफी ज्यादा, लेकिन पाकोला अगर स्पॉन्सर कर देता है इस टीम को, पाकिस्तान को, तो वो जब कॉस्ट अपनी एक्सपेंसेस में लेके जाते हैं और जब कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं ना, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इतने कम है पाकोला के कि वो कॉस्ट पर यूनिट उनसे बर्दाश्त नहीं। सिंस Pepsi is getting the benefit of marketing economies of scale, that's why they are able to sponsor such big events. And since Pakola is not able to get the benefits of marketing economies of scale, तो वो इतने ज्यादा बड़े expenses अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे benefits को क्या कहते हैं? मार्केटिंग इकोनॉमी या इकोनॉमी, समझ आए? और अगर आप इतना एक्सपैंड कर जाओ कि चीजें ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और एवरेज कॉस्ट कम होने की बजाय बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो फिर उन प्रॉब्लम्स को कहते हैं डिस इकोनॉमी। याद आ गया? और एग्जाम में ये गलती मत करना, लास्ट सेकंड लास्ट यू मत लिख देना कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये नहीं लिख देना। There are 5 ways in which a larger scale business can cut down on their average cost. Yeah, there are 5 main ways in which the business can benefit from, can get the cost benefits. Yani there are not 5 types of economies of scale. There are 5 different benefits that a large scale business can enjoy and a small scale business cannot enjoy. Such as a larger business can attract bulk purchase discounts, they can attract the best employees, they can attract the best investments, they can afford the best technology, and they can get marketing benefits. Word समझ आई होगी? Capital available influences the scale of operations. True false? True false? True. अगर ज्यादा पैसे होंगे तो फिर आप स्केल अपना एक्सपैंड कर सकते हो। Purchasing economies is an external economy. External होता है क्या होता है? Internal economies of scale are factors that causes reductions in average cost of production as the business expands its scale of operation. True false? True. Witness भी कर पाता आप खुद करते हो। Alienation of workforce. Alienation का मतलब होता है that the employees may start to feel थोड़ा सा of boredom, not important, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, वजह कितने होती है, सो कहते हैं alienation of workforce। और ये इसलिए होता है कि जब आप इतना expand कर जाते हो कि शायद फिर हर एम्प्लॉय को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी फील आप नहीं करा। मैंने भी जहाँ पे प्रैक्टिकली जॉब की थी, वहाँ पे इस तरह के एम्प्लॉइज थे जिन्होंने आज तक सीईओ को देखा भी नहीं, जब सीईओ और डायरेक्टर्स को देखा भी नहीं, तो उनसे बात करने के लिए भी जाते थे, बोले सेक्रेटरी से बात करो, सीईओ के साथ नहीं। और अल्टीमेटली उनके दिल में ये ख्याल आने शुरू हो गया था कि यहाँ तो कोई हमारी इंपॉर्टेंस, ये देखो इवन दो इट्स नॉट अ मेजर फैक्टर, लेकिन स्टिल दे स्टार्ट टू फील के शायद यहाँ पे कोई चीज आ गया, कनेक्शन ही खत्म हो गया इनका। मुझे मतलब इतना क्या तुम बड़े हो बात नहीं कर सकते, ये वाली फीलिंग आने मिल जाती है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस खराब होती है, और परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से अल्टीमेटली एवरेज कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसको कहते हैं एलियनेशन ऑफ वर्कफोर्स, वन ऑफ द रीजंस ऑफ एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। सही है ना? एक्सटर्नल वैसे एक्सटर्नल टाउन। This economies of scale leads to reduced average cost of production as the firm expands beyond a certain limit. बताओ, this economies of scale leads to reduced average cost of production? Well, it's not reduced, it leads to increased. Owner's objectives can never influence the scale of operations for a business. Competitions can affect the scale of operations for a business. क्यों? क्योंकि जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो फिर एक बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा एक्सपैंड करना शायद पॉसिबल इसलिए नहीं होगा, क्योंकि अगर मार्केट साइज लिमिटेड है, एक ही गेट है, उसमें से अगर 6 लोग बैठ के खा रहे हैं तो आपके हिस्से में कम आएगा, और आप जब 2 लोग बैठ के रहेंगे तो इससे ज्यादा आएगा। जितना कंपटीशन होगा उतना ज्यादा आपको हिस्सा मार्केट साइज में से कम मिलेगा। यही होता है ना? जैसे पाकिस्तान में जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, अब उसके अंदर मार्केट साइज तो लिमिटेड है, पॉपुलेशन जितनी भी है उस पॉपुलेशन में जिनको बस सिग्नल आते हैं जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे सिम कार्ड चल रही है। अब अगर ये नई सिम लॉन्च की है ऑनिक, अभी ऑनिक सिम आई है, अब ऑनिक सिम को अगर केक में से अपना ऐसा खाना है तो उनको किसी और के हिस्से में से खाना पड़ेगा, या तो आप उसी केक में हाथ मारे और बराबर वाले को ज्यादा देके गिराएं। यही होता है, कॉम्पिटिशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फेयर हो जाएगा। और फिर क्या दूसरा ऑप्शन है कि आप दूसरा केक लेकर आए,
ऐसे इलाकों में लेके जाए जैसे यूफो ने किया था, गवादर जाके सिम लगाई सारी, अपने नेटवर्क लगाए थे टावर, तो उन्होंने या तो आप उसी केक में से ज्यादा खाना तो आप कंपटीशन फेयर करते हो, या फिर आप नया केक ढूंढ दोगे कि वहां पे कहीं नया केक मिलेगा वहां पे जाके, ताकि नए लोग मिले और सेल ज्यादा होगी, समझ आगे। और लास्ट है एवरी बिजनेस विल हैव टू फेस डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, फॉल्स बिकॉज अगर आप उसको मैनेज सही से करते हो, अगर आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करते हो और डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज रखते हो ताकि डिसीजन जल्दी हो, तो उसके लिए फिर आप डिसइकोनॉमीज अपने अवॉइड नहीं कर सकते, समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी हो जाना। हाँ हाँ बोल रहा है, शर्मा जी, मैंने आपको 27 भेजा था, भेजा भेजा है, देखा है, एक सेकंड।